हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आएंगे, जिसमें 5 नंबर का वो पार्ट सी है, भाग सी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 क्लास चर्चा की थी और 3 4 हमने जो टेस्ट प्रश्न है वो भी हमने उस पर भी चर्चा की है। तो 3 क्विज हो गए हैं और आज चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4 है। पॉक्सो एक्ट 2012 क्लास नंबर 4 क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला टॉपिक है। उसकी जो आज है चौथी क्लास है। 3 क्लास पहले हैं, वीडियो दे रखे हैं अलग से। पार्ट नंबर सी की अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें इस सी पार्ट से संबंधित सारे वीडियो वहाँ पे डाले गए हैं। पुलिस के लिए अलग से प्ले लिस्ट बना चुकी है, पटवारी के लिए अलग से प्ले लिस्ट बनी है। कल जो भाटिया आश्रम का पेपर है वो भी टेस्ट लिया था, उसका भी। और तो अभी चलो बात करते हैं इसमें पॉक्सो एक्ट पे। और आपको एक सूचना है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो राजस्थान जी के जोन पे, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि पता चलता रहे कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है। कोई कमियां हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कुछ गलतियां हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। यथासंभव अगले वीडियो तक सुधार हो जाएगा उसमें। तो आज बात करते हैं हम जो है पॉक्सो एक्ट क्या है और कैसे बच्चों को यौन शोषण संरक्षण प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट किसके लिए बना है? पॉक्सो एक्ट बना था जो 2012 में बना था, अधिनियम पारित हुआ था 2012 में। तो ये कैसे बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पॉक्सो एक्ट क्या है और बच्चों को कैसे यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। तो अब चलिए बात करते हैं शुरू। क्या है, देखो मैंने ये वीडियो स्पेशली तैयार की है, पीडीएफ आपके लिए अच्छे से तैयार की है। तो बात करते हैं पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने का अधिनियम है। पॉक्सो का अधिनियम, जो पॉक्सो अधिनियम है वो किससे संबंधित है? तो वो पहली बात है कि पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है। तो बात समझ आ गई, पॉक्सो जो है किस टाइप का अधिनियम है? तो बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने के लिए अधिनियम है। अब इसकी अगला प्रश्न जो भी पूछा जाता है तो वो मोस्ट प्रश्न ये है कि बहुत बार पॉक्सो की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पॉक्सो अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पोस्को। ये इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये पोस्को की फुल फॉर्म है और ये आपको याद करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल। और इस फुल फॉर्म के बारे में हम पहले भी अपनी जो प्रश्नावली है, जो क्यूज 4 क्यूज थे, उसमें भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो ये कोई नई बात नहीं। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया था। मतलब पॉक्सो एक्ट 12 जो 2012 में बनाया था वो किसने बनाया था? पहला प्रश्न बनता है कि किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने बनाया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था जो पॉक्सो एक्ट 2012 है वो। ये पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत क्या है? बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। किस किस के बने? बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराध है उनको रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें हुई इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। समाज में बढ़ती कुंठा और बच्चियों के ऊपर बढ़ते यौन अपराधों से दुखी होकर एक प्रसिद्ध कवि प्रसून जोशी ने कविता लिखी है। उस कविता के बारे में हम बात करते हैं पहले, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कविता के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छी कविता है जो प्रसून जोशी ने लिखी थी। ये समाज में बढ़ती कुंठा और बच्चियों के ऊपर यौन अपराधों से दुखी होकर उन्होंने लिखी थी। तो चलो इस कविता के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कैसी कविता है, किस तरीके की कविता लिखी थी उन्होंने? जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी
बाहर आने से घबराने लगे। जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे तो समझो कुछ गलत है, तो समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे तो समझो कुछ गलत है, तो समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब नैने नैने तलुओं को आग से गुजरना हो, जब नैने नैने तलुओं को आग से गुजरना हो तो समझो कुछ गलत है, तो समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, जब किलकारियां सहम जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं तो समझो कुछ गलत है, तो समझो कुछ गलत है। ये एक कविता थी जो नैनी बच्चियों के लिए समर्पित थी। और तो इस कविता को या इस दिशा में जो कविता जिस दिशा में बता रही है, इस दिशा में बच्चियों को यौन हिंसा से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है। अब बात करते हैं पॉक्सो कानून के बारे में कि पॉक्सो कानून क्या है। तो पॉक्सो कानून है क्या? पॉक्सो कानून है, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। द प्रोटेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पॉक्सो एक्ट को बच्चों के प्रति जघन्य उत्पीड़न यौन उत्पीड़न के लिए बनाया गया था, बाल विकास मंत्रालय ने बनाया गया था। ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, बनाने वाला मंत्रालय महत्वपूर्ण है, इसकी फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है, एक्ट 2012 में पारित हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। तो इसके लिए अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। बात करते हैं बच्चियों में, देश में बच्चियों के बढ़ती दरिंदगी को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि जब 2012 में ये हुआ था, उसके बाद में जो देश ने इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के तहत अब 12 साल तक की बच्ची से 12 साल तक की या 12 साल से छोटी बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा मिलेगी। अब इसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया संशोधन करके। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं। पॉक्सो अधिनियम की कौन कौन सी धारा, एक तो धारा 7 है और एक धारा 8 है, दो धारा याद रखनी है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत कौन से मामले पंजीकृत किए जाते हैं? जो बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है, जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इस धारा के आरोपियों पर दोषी होने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि जो पॉक्सो अधिनियम की जो धारा 7 और 8 के तहत कौन से मामले पंजीकृत किए जाते हैं? बच्चों के जो गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है, और यदि इस धारा के आरोपी पर दोषी हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो सज़ा और जुर्माना 5 से 7 साल तक होता है। और धारा 7 और 8 के तहत ये जो पंजीकृत किए जाते हैं मामले, जो ये धारा किसकी है? ये इस एक्ट की धारा है, जो पॉक्सो एक्ट है 2012, उसकी धारा है 7 और 8 के तहत बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है तो 5 से 7 साल की सज़ा होती है। पहली बात हुई। इस एक्ट को बनाना किस लिए क्यों ज़रूरी था? इस एक्ट को बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, क्योंकि आप बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कई बार तो बच्चे डर के कारण उनके साथ शोषण माता पिता को भी नहीं बताता, और ये आम बात है, बहुत जगह होती है, ये बहुत बार होती है और ये आम बात है, क्योंकि लोग बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आसानी से हर किसी के बहकावे में आ जाते हैं और डर के मारे किसी को बताते भी नहीं है, और ये आजकल बहुत हो रहा है। तो इसको जागरूक, तो इसको ख़त्म करने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान है, इस प्रावधान के बारे में बात करते हैं। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। यौन शोषण की परिभाषा, पहली है यौन शोषण की परिभाषा, क्योंकि ये एक्ट जो बनाया है पॉक्सो एक्ट, वो किसके लिए बनाया है? वो बनाया है यौन शोषण से संरक्षण के लिए बनाया है। यौन शोषण से बच्चों को संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो पहले यौन शोषण की परिभाषा क्या है, यौन शोषण कहते हैं किसे, इसके बारे में। इसमें यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला,
को शामिल किया गया है। यौन शोषण में किस किस को शामिल किया है? यौन उत्पीड़न को किया गया है, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला को भी इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं, एक नंबर क्या है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 क्या है? क्योंकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू कब हुई थी? इसकी धारा 1860 में हुई थी, इसलिए उसको भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से संभोग करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसने क्या क्या शामिल किया गया है कि परिभाषा में, इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम, इसकी परिभाषा, यौन शोषण परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहली क्या है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, ये भी पूछा जाता है कि जो धारा 354 वगैरह ये लागू कब हुई थी? तो ये लागू 1860 में हुई थी भारतीय दंड संहिता के तहत। तो इसमें सहमति से संभोग करने की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया। पहले जो सहमति से संभोग करने की उम्र थी वो 16 वर्ष थी, अब इसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एक बच्चा सहित किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति की यौन कृत्य करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी है। यदि कोई व्यक्ति एक बच्चा सहित किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट सजा मिलती है। क्योंकि बच्चा है जो उसकी अगर छोटा है, चाहे सहमति हो या सहमति नहीं हो, तो उसको सजा मिलेगी। क्योंकि 18 साल से जो बच्चे छोटा होते हैं उनकी सहमति होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके अभी तक संरक्षक होता है वो माता पिता होते हैं। 18 साल के बड़े होने के बाद में उनके संरक्षक वो खुद हो जाते हैं। 18 साल से छोटा तक संरक्षक उनके माता पिता ही रहते हैं। यदि कोई पति या पत्नी अपने 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौन कृत्य करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले ये उम्र 16 वर्ष थी और अब 18 कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यदि कोई भी यौन कृत्य करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमे चलाया जाएगा। ये तो हुआ पहली बात में 2 पॉइंट हो गए। इसमें बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। जो पॉक्सो एक्ट कहाँ कहाँ होता है? पूरे भारत में लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। ये पूरे भारत में लागू होता है और इसके बारे में हमने बात की थी। ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन अपराधों के संरक्षण प्रदान करता है। जो 12 साल से कम उम्र के साथ बच्चों के साथ में जो घटनाएं होती है, रेप की घटनाएं होती है, उसमें तो मृत्युदंड का प्रावधान है। और लेकिन जो बच्चों के जो खिलाफ यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने वाला यह अधिनियम है वो 18 साल से कम उम्र बच्चों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। बात करते हैं पोक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति की में कोशिश करनी चाहिए। यदि पोक्सो एक्ट के तहत यदि कोई शिकायत आती है, कोई अपराध में शिकायत आती है, तो पोक्सो कानून में यह लिखा हुआ है, यह कहा गया है इस एक्ट में कि इससे संबंधित सभी अपराधों की जो सुनवाई होगी ना, वो सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने। ये सुनवाई कैसी होती है? विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने होती है। बच्चे के माता पिता या जिन पर बच्चा भरोसा करते हैं उनकी उपस्थिति में सुनवाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ये एक्ट में लिखा हुआ है। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। यदि जो अभियुक्त है वो एक किशोर है, किशोर जो किस श्रेणी में उम्र आता है? जो 13 साल से 18 साल के मध्य होते हैं वो किशोर के श्रेणी में आते हैं। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल संरक्षण अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। जो अभियुक्त अपराधी किशोर है तो उसके तो मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा? किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 में मुकदमा चलाया जाएगा। तो वो किशोर न्यायालय जो अधिनियम है, न्यायालय अधिनियम आया था 2000 में, वो किसके संबंधित है? बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित भी है, तो उसके तहत उसमें मुकदमा चलाया जाएगा। 5वीं बात क्या है? यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक या दुभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। यदि कोर्ट को लगे या फिर यदि
पीड़ित है, जो बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, जो ट्रांसलेटर होता है वो अनुवादक या दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए कोर्ट को। यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है, तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो। ये एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें यह कहा गया है कि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया हो जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है। यदि कोई अपराधी है, उसने ऐसा कोई अपराध कर दिया जो बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है, तो उस अपराधी को सजा उस कानून के तहत होगी जो सबसे सख्त है। यदि उन्होंने दोनों अपराध किए, एक तो बाल अपराध भी किया है और एक कोई दूसरा अपराध किया है, तो उसको सजा तब वही सजा मिलेगी जो दोनों में से कठोर सजा मिलती है, जिसमें यह जो सख्त होता है। यदि बाल अपराध उसमें सख्त हुआ तो बाल अपराध वाली सजा मिलेंगी, यदि अन्य कोई अपराध की श्रेणी में यदि वो सख्त हुआ तो वो सजा मिलेगी, उसको जो सख्त होती है वो सजा मिलती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त या एक्यूज्ड पर होता है। इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व एक्यूज्ड खुद पर होता है। इसमें झूठा आरोप लगाने या झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि खराब करने के लिए सजा का भी प्रावधान है। इसमें यदि कोई झूठा आरोप लगा दे, यदि कोई झूठी जानकारी दे दे या कोई किसी की छवि खराब करने के लिए सजा होगा, तो यदि किसी मतलब जैसे कोई अगर किसी से कोई दुश्मनी है या कोई है, तो उसकी छवि खराब करने के लिए कोई झूठा आरोप लगा देता है, झूठी जानकारी देता है कुछ है, तो उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान किया गया। मतलब झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करवा सकते, यदि करवाए हैं झूठे तो उसके लिए सजा होगी। बात करते हैं, जो लोग यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों का व्यापार चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। यह महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग हैं बच्चों जो यौन प्रयोजन के लिए बच्चियों के साथ व्यापार करते हैं, जिसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। बच्चों का व्यापार का उद्देश्य क्या है? यौन प्रयोजन के लिए। तो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं उनके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान है। वो क्या क्या सजा का प्रावधान है, कौन सी धारा के तहत कितनी सजा होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, फिलहाल तो ये देखते हैं जो 9वां पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप इस अधिनियम में यह प्रावधान किया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है, तो उसके इसकी रिपोर्ट नज़दीक थाने में देनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास या आर्थिक दंड लगाया जाता है। इसके लिए ये एक भी बात है जो आप भी सोचोगे कि इस तरीके की कोई बात कैसे डाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ है, और अगर मुझे पता हो कि इस बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ है और मैंने किसी से शिकायत नहीं की या मैंने कहीं पे भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं करवाई, मुझे पता होते हुए भी मैंने किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, तो मुझे इसकी सज़ा हो सकती है और मुझे 6 महीने की सज़ा लगेगी और आर्थिक दंड या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा अपराध होता है। बाकी अगर दूसरे जो कानून है या दूसरे अपराध में ऐसा होता है कि जो अगर मुझे पता है, मैं नहीं बताना चाहता, तो मैं नहीं बता सकता। मुझ पर कोई फोर्स नहीं है कि आप मुझ सच बताओ, आप मुकदमा दर्ज कराओ, अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो करवाना नहीं करवाना। लेकिन इस जो बच्चों के संबंध में जो इस केस में ऐसा होता है कि यदि आपको पता है, यदि कोई व्यक्ति जानता है किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है और उसके इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास और आर्थिक दंड होता है। 10वां पॉइंट क्या है, यदि अधिनियम बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। ये अधिनियम जो बाल संरक्षक होता है, जो बालकों का जो संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे तो माता पिता होते हैं, लेकिन जिनके बाल संरक्षक कोई भी हो सकते हैं, जो गार्जियंस होता है कोई भी हो सकता है, तो जिनकी जिम्मेदारी जो है वो ये अधिनियम पुलिस को सौंपता है। पुलिस बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उस बच्चे के संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था, जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो जिम्मेदारी पूरी पुलिस के पास में होती है। और यह अधिनियम ये कहता है कि ये सारी व्यवस्थाएं वो पुलिस ही करेगी। जैसे बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना हो या बच्चे को आश्रय गृह में रखना हो माता पिता के पास, इनके संबंधी जो भी है अधिनियम वो पुलिस ही
करेगी, जो उपयुक्त होगा उस समय उस परिस्थिति के आधार पर ये पुलिस जो है वो करेगी। पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है, इस अधिनियम के तहत यह लिखा हुआ है कि पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाएं ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। देखो यदि ऐसा होता है तो इसमें क्या है, जैसे कोई शिकायत करवाता है तो पहले समस्या रहती है कि भाई अगर शिकायत करवा दिया तो कुछ हो नहीं सकती, तो बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जब जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बाल कल्याण समिति बनी होती है CWC, हर जिले में बनी हो जाती है बाल कल्याण समिति CWC, उसकी निगरानी में उसको लाए ताकि वो CWC है वो बच्चे की सुरक्षा या संरक्षण के लिए कुछ उपाय या कदम उठा सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की इस अधिनियम में जो और क्या महत्वपूर्ण बात लिखी गई है इस अधिनियम के बारे में बात करते हैं। यदि अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए भी प्रावधान किए गए हैं जो कि इस तरह की ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन वो इस हद तक होगा कि बच्चे को कम से कम पीड़ादायक हो ऐसा मेडिकल जांच बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ही किया जाएगा जिस बच्चे पर विश्वास हो, जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और बच्चे की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। तो इस अधिनियम में यह लिखा हुआ है, इस अधिनियम की एक खास बात ये लिखी हुई है कि इसमें बच्चे के मेडिकल जांच का प्रावधान है और इस तरीके का जो मेडिकल जांच होगा जिसमें बच्चे को कम से कम पीड़ा हो, इस तरीके की मेडिकल है वो जांच होगी। और मेडिकल जांच के समय बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ही किया जाएगा, जो बच्चे का गार्जियंस होगा उसकी उपस्थिति में किया जाएगा। और जो बच्चियों की मेडिकल जांच है वो हमेशा महिला चिकित्सक के द्वारा ही की जानी चाहिए। ये पॉइंट भी इसी बात 12वें में भी इसी अधिनियम में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 13 क्या है, इसी अधिनियम का 13वां वाक्य है, इस अधिनियम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे के ऊपर जुल्म न किया जाए। स्पष्ट इस बात का उस अधिनियम में कहा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से इस बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। इस एक्ट में केस की सुनवाई एक स्पेशल अदालत या एक विशेष जो कोर्ट है के द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किया जाना चाहिए ताकि बच्चा घबराए नहीं, बच्चा डरे नहीं, और उसको दोस्ताना माहौल में उससे बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए। ये इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, दोस्ताना माहौल में उससे सवाल जवाब करना चाहिए, पूछना चाहिए, और न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। ये भी इस अधिनियम में बताया गया। इस अधिनियम की जो है अगला बात है कि विशेष न्यायालय उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजे की राशि निर्धारण कर सकता है जिससे बच्चे के चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। यदि कोई पीड़ित बच्चा है तो विशेष न्यायालय उस बच्चे को कितना मुआवजा दिया जाएगा उसके तहत ये जैसे चिकित्सा उपचार या उसके पुनर्वास की व्यवस्था जितना भी जो है वो विशेष न्यायालय कितना भी राशि का निर्धारण कर सकता है कि इस बच्चे को कि इतनी राशि की जो है सहायता दी जाएगी, जो चिकित्सा उपचार पुनर्वास की व्यवस्था के लेके जाएगी, जितना भी मुआवजा है वो उसका निर्धारण कौन करता है, विशेष न्यायालय ही उसका निर्धारण करता है कि किस बच्चे को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। और इस जो पॉइंट की अगली बात है, इस अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही निपटाया जाना चाहिए। इस अधिनियम में एक इम्पोर्टेंट बात की गई है क्योंकि भारत में अभी तक हजारों लाखों केस है जो पेंडिंग पड़े हैं, मामला दर्ज हो जाता है 1-1, 2-2 साल, 6-6 साल तक कोई भी उसको है नहीं कि उसका फैसला आए, तो ऐसे मामले पड़े रहते हैं आगे से आगे, उनमें फाइलों पे धूल जम जाती है। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि बच्चे की जो यौन शोषण संबंधी कोई भी मामला है जो इस अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, यौन शोषण के संबंधित मामला है, घटना की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भीतर ही निपटना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि 1 वर्ष के भीतर भीतर ही इसको जो है मामले का निपटाना हो जाना चाहिए। तो सरकार द्वारा बच्चों के यौन शोषण के लिए पॉक्सो एक्ट में किए गए प्रावधान 2012 में जो किए गए थे वो बहुत देर से किए गए थे। जो सरकार ने ये प्रावधान किए थे, आप सभी को पता है कि 2012 बहुत देर से किए हैं। और इस मामले तब तक कितने मामले आ चुके थे बात करेंगे। पॉक्सो अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के 6118 मामले 2012 से 2016 के बीच दर्ज किए गए। मतलब
ये जब एक्ट बनने के बाद भी इतने यौन अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, 6,000 तो दर्ज हो गए हैं इन 4 सालों में। जो मामले अभी तक, ये तो बहुत कम दर्ज है, काफ़ी ऐसे मामले हैं जो बाहर ही नहीं आए हैं, बच्चे डरे हुए हैं जो बताते भी नहीं हैं। बाकी जो जो दर्ज हुए थे मामले, वो 6,118 मामले दर्ज हुए थे 2012 से 2016 के बीच में दर्ज हुए थे। और इसमें 85% मामले अभी भी कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इसमें से 85% मामले अभी भी कोर्ट में लंबित पड़े हैं, जबकि अपराधों की सज़ा मिलने की दर सिर्फ 2% है, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है उसमें क्या हालत है इनकी जो फैसलों होने की। अब आप 6,118 फैसले हैं, जिसमें से 85% फैसले आज तक लंबित पड़े हैं। सिर्फ सज़ा मिलने की अपराधी की दर कितनी है? सिर्फ 2% दर है। इसी वजह से उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो निरंतर अपराध करते जाते हैं। अपराध अगर ख़त्म करना होगा तो इसमें बदलाव करना होगा, और ये रेट जो 2% है वो ये 2% और 85% यहाँ होनी चाहिए, तब जाके इसमें बदलाव आएगा। बाकी सरकार है जो इस एक्ट में कोई ज़रूरी सुधार करने होंगे ताकि पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसके बारे में भी हमने बात की कि जो सरकार है, सरकार को इस एक्ट में ज़रूरी और भी ज़रूरी सुधार करने होंगे ताकि जो पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, क्योंकि जो ये फैसले पड़े रहते हैं हो ही नहीं रहे हैं, उसके फैसले नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी न्याय मिलने की उनको व्यवस्था करनी चाहिए। और ज़्यादातर मामलों में देखना आया कि बच्चों का शोषण जान पहचान के लोग ही और करते हैं, और घर के लोग उन पर शक भी नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर केसों में, इनका कहने का मतलब है कि ज़्यादातर केसों में ऐसी स्थितियाँ बनी हैं ताकि जो बच्चों के जो अपराधी है वो जान पहचान के लोग ही होते हैं। इसलिए माता पिता का ये दायित्व बनता है कि जिन लोगों के साथ बच्चे खेल रहे हैं उन पर पूरी नज़र रखें। इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, बातें और इनके संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमने ये एक्ट पढ़ा है, पॉक्सो एक्ट पढ़ा है। तो इस पॉक्सो एक्ट में हमने क्या पढ़ा है? हमने पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म पढ़ी है, पॉक्सो एक्ट है क्या पढ़ी है, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा क्या है, परिभाषा ही पढ़ी है। पॉक्सो एक्ट में जो यौन शोषण से संबंधित, जो संरक्षण से संबंधित है अधिनियम, जिसमें यौन शोषण किया है उसके बारे में हमने पढ़ी है। और इसकी मुख्य बातें, उसकी जो 15-16 जो मुख्य बातें पढ़ी हमने इस अधिनियम के तहत, कौन कौन सी जो दैनिक जीवन में काम आती है, ये मुख्य बातें हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए। उन 16 मुख्य बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। और अभी जो है सक्सेस, जो इसमें जो रेट है अपराधी को सज़ा मिलने की, वो रेट क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। कितने फैसले हैं और सरकार को क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की है। और जो इसके एग्जाम में आने लायक इसमें 1-2 बात ही थी। तो इस प्रश्न को हम, जो इस वीडियो, इस पॉक्सो एक्ट के बारे में जो धाराएं वगैरह, इसमें जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं प्रश्न, और अगले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो राजस्थान जीके जोन सब्सक्राइब करने और हम पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास यूं ही बनाए रखें। आशा करते हैं आपको इससे फ़ायदा होगा, आशा करते हैं आपको इससे फ़ायदा होगा। जो मैं पार्ट सी के लिए अलग से सीरीज चला रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। हर एक चीज़ जो इससे संबंधित अगर आपको पता हो, हर एक चीज़ जिससे आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज हो, ताकि कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसके बारे में मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, ताकि मेरा जोश बढ़ेगा तो मैं और ज़्यादा उसमें आपके लिए कार्य करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा। राजस्थान जीके जोन आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है। प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।